हाँ बच्चों, आज पढ़ेंगे धातु के बारे में। अधातु क्या होती है। इसमें हमें तीन टॉपिक हैं। टॉपिक का मतलब 3 पॉइंट अभी हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद टॉपिक आगे कवर करेंगे। पहला है कि जो धातुएं होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा है इन कंपेयर टू अधातु। कहने का मतलब हमारे पास अधातुओं की संख्या कम है, धातुओं की संख्या ज़्यादा। और अधातुओं का उदाहरण है गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सारी क्या है आपकी गैस। ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन जो होती है एक अधातु होती है, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगी। क्लोरीन ब्रोमीन होती है, ये अधातु होती है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी जो अधातुएं हैं या तो गैस अवस्था में मिलती हैं या तो ठोस अवस्था में मिलती हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं जो कि इस प्रकार हैं आपके सामने। पहला पॉइंट ये है बेटा कि जो मरकरी होता है जिसको हम Hg से लिखते हैं, Hg एक ऐसी धातु है। ये क्या है? धातु। एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। क्या? मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में मिलती है। अच्छा, कुछ ऐसी धातुएं और हैं जैसे आपका होता है गैलियम। क्या? गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ये दो हैं। ये क्या होता है कि ये भी जो आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे इसको रख देंगे या ये क्या हो जाएंगी? द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये नॉर्मली आपको द्रव के रूप में मिलती है। जैसे आप थर्मामीटर देखें तो यही भरा होता है मरकरी, वो आपको द्रव के रूप में दिखता है। लेकिन जब गैलियम और सीजियम की बात आएगी तो ये क्या होगा? कमरे के ताप में। कमरे के ताप का मतलब ये होता है कि जब साधारण ताप पे होगी, ना गर्मी हो ना ठंडी हो, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन हो, तो ये आपको द्रव फॉर्म में चेंज हो जाएगी। आप जैसे अपने हथेली पे रख दोगे तो क्या होगा? ये आपको कुछ ही मिनटों में ये क्या हो जाएगी? द्रव के रूप में चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसका कारण क्या है? कारण जो है इसका कि जो कम गलनांक, इसका जो गलनांक होता है, इसका गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। कम होने से क्या होता है कि जैसे आप इसको हथेली पे रखेंगे कुछ ही मिनटों बाद आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी द्रव फॉर्म में परिवर्तित हो गई। वैसे और एक पॉइंट में देखता हूं, आयोडीन। आयोडीन आपने सुना होगा। आयोडीन भी एक अधातु है। ये कैसी होती है? आयोडीन जो होती है, आयोडीन दूसरा पॉइंट है, आयोडीन जो होती है चमकीली होती है। अच्छा, ये अपवाद है बेटा। आपने पढ़ा था कि धातुएं जो होती हैं चमकीली होती हैं, लेकिन यहाँ पे आयोडीन आपको एक ऐसी मिल गई जो क्या है? चमकीली। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वो कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है। तो आपको ये ध्यान रहे कि आयोडीन होती है। यहीं से क्वेश्चन कंपटीटिव एग्जामों में उठाए जाते हैं। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ये मैं कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो कार्बन आपका होता है ये कई रूपों में पाया जाता है, और वो जो कई रूप होते हैं उसी को कहते हैं अपर रूप। अच्छा, अपर रूप। अब अगर आपसे पूछा जाए अपर रूप क्या है, तो आप ये कहोगे किसी भी तत्व के अगर कई रूपों में वो पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अपर रूप। जैसे कार्बन का ही अपर रूप एक होता है हीरा। अच्छा, अपर रूप का मतलब ये हुआ बेटा कि देखो ये जो हीरा है ये क्या है? कार्बन से ही बना है। जो अपर रूप होगा वो पूरा अपनी ओरिजिनल आधार से ही बना होगा। ऐसा नहीं कोई दूसरे से नहीं बनेगा, उसी से बनेगा। और आप ग्रेफाइट, 2 चीजें हैं ये क्या होती हैं? ये सारी अपर रूप होती हैं। ये दोनों हीरा और ग्रेफाइट दोनों किससे बनी होती हैं? कार्बन से ही मिलकर बनी होती हैं। अच्छा, एक बात ये, और ये विद्युत की सुचालक होती है। सही, विद्युत की सुचालक, ये विद्युत की सुचालक होती है। एक पॉइंट इसके बारे में भी जान लेना। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक। मोस्टली लोग जब कार्बन को देखते हैं तो कार्बन को ये समझते हैं कि ये अधातु है, और अधातु अगर ये है तो ये कुचालक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, और हीरा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्राकृतिक
रूप से सबसे ठोस है। आपको यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से और मिल गई। अच्छा, और एक पॉइंट की चर्चा हम और कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। वो चौथा पॉइंट क्या है, कुछ होते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु में कौन आता है, क्षारीय धातु में आता है लिथियम, जिसको ये Li से डिनोट करते हैं, सोडियम और पोटेशियम, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। अब इनके साथ क्या है बेटा, आपने पढ़ा होगा कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन ये धातु हैं, धातु होने, अच्छा मैंने क्षारीय क्यों जोड़ दिया, क्योंकि जब ये जल से क्रिया करती हैं तो एक क्षार बनाती है, इसलिए इनको क्षारीय धातु कहते हैं। अगली बात, आपने ये पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन ये तीनों धातुएं ऐसी धातु हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो, ये चाकू से कट जाती हैं। तो ये अपवाद रहा। अब यही भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो चाकू से कट जाती है, तो आपको यही तीनों याद रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों धातु ऐसी धातु हैं जो चाकू से कट जाया करती हैं। अच्छा, और एक साथ बात ये भी है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक एवं घनत्व दोनों क्या होता है, कम, घनत्व होता है क्या, कम। तो 4 पॉइंट आपको हमने यहाँ पे सिखला दिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम देखते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म के हमने कल की क्लास में पढ़ा था भौतिक गुणधर्म, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म। हाँ, अभी हम देखते हैं बेटा कि धातु की क्रिया हम करा रहे हैं किससे, ऑक्सीजन से। धातु की क्रिया किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो बनता क्या है आपका, ये बनेगा धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए हम क्या ले लेते हैं, हम क्या करें, कापर को ले लेते हैं और वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं। कापर को देखो, ऑक्सीजन से क्रिया कराने का मतलब ये है कि आप केवल नॉर्मल इन्वायरमेंट में उसके साथ उसको गर्म करेंगे या ठंडा, जो भी कुछ करना होगा आप करेंगे। जैसे आप क्या करोगे, आप कापर को लोगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको आप गर्म करोगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप गर्म करोगे तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, ये बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड। तो हमें यहाँ से केवल इतनी बात याद रखनी है कि जब भी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो वो हमें धातु ऑक्साइड बना के देगा। अच्छा, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अपवाद जैसे क्या है कि अब आपने ये रख लिया कि जो धातु होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद धातु ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब ये क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे भी तत्व हैं जैसे एल्युमिनियम, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एल्युमिनियम, और आपका लेड हो गया, जिंक हो गया। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो क्रिया करने के बाद क्या बनाती हैं, अम्ल और क्षार दोनों बनाती हैं। इनको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब जब अम्ल और क्षार दोनों, अम्ल और क्षार दोनों उत्पन्न करें। अब एक लाइन में आपसे क्वेश्चन आए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं या क्रिया क्या होती है, आप कहोगे जब कोई धातु अम्ल और क्षार दोनों बनाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। अगली बात, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, ये जो सोडियम पोटेशियम है आपका, ये क्या किया जाता है, कौन, सोडियम और पोटेशियम, इसको रखा जाता है कहाँ पे, पानी में। पानी में क्यों पानी में नहीं, कैरोसिन में, कैरोसिन।
कैरोसिन में रखा जाता है। कैरोसिन में क्यों रखा जाता है? कैरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखो हमने बताया कि जो धातु होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। अभी आपने इसको रख दिया ऐसे नॉर्मल, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से आपके इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में बहुत ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन होती है और 78% के अराउंड नाइट्रोजन होती है। तो आप यहाँ से समझना है, तो क्या है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके और तुरंत जलने लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, जिससे क्या हो कि वो हवा के कांटेक्ट में ना आए और उसकी अभिक्रिया शुरू ना हो और जले नहीं। आगे हम देखते हैं, धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तब क्या होता है, अब इसको पढ़ना है। तो धातु जब जल से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन बनाती हैं। इसी धातु ऑक्साइड की जब दोबारा से आप क्रिया जल से करा देंगे तो बन जाएगा धातु हाइड्रोक्साइड। एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। मान लो हमने ले लिया 2K, ये क्या है, पोटेशियम प्लस H2O। अब ये क्या बन जाएगा, अब आपको मिलेगा K और QOH प्लस H2 क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ये बैलेंस नहीं था, उसको बैलेंस कर देते हैं। देखो बैलेंस हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि आपको कैसे बैलेंस करना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले चैप्टर को देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक बात यहाँ पे, ऊष्मा, कहने का मतलब जब धातु जल से क्रिया करेगी तो आप ना वो ऑक्साइड तो बनाएगी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऊष्मा। देखो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है कि जब कोई रिएक्शन या अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद उत्पाद के रूप में हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। वैसे ऊष्माअवशोषी होती है, उसके लिए पहले चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में, वहां से आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। आगे इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2 और ऊष्मा। कहने का मतलब जब भी धातु जल से क्रिया कराएगी तो ऑक्साइड बनाएगी, हाइड्रोजन रिलीज होगा और साथ ही साथ ऊष्मा निकलेगी। अब हम तो एक अगला पॉइंट देखते हैं। देखो अब अगला पॉइंट क्या था कि हम कैल्शियम से जब क्रिया करवाते हैं जल की, जब कैल्शियम से क्रिया करवाएंगे जल की तो हमारे साथ होगा क्या कि 2H2O, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे एक बात ये होगी कि जैसे हमने पिछली रिएक्शन में पढ़ा कि ऊष्मा निकलती है, यहाँ पे भी ऊष्मा निकलती है, लेकिन इतनी कम निकलती है कि वो हाइड्रोजन को प्रज्वलित नहीं कर पाती है। और जब हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होता है तो होता क्या है, वो हाइड्रोजन कैल्शियम से चिपक जाता है और कैल्शियम क्या करता है, तैरने लगता है। बस इतनी सी इसमें ये होती है। आगे हम देखो मैग्नीशियम, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके साथ कुछ डिफरेंट हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा कि ऊष्मा सब में निकलती है धातुओं में, लेकिन अब कोई ऐसा है जिसके में ऊष्मा कम निकलती है तो हम उसको बताएंगे, जिसमें नहीं निकलेगी उसको बताएंगे। जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कॉमन चीजें हैं उसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। अब आपको मैग्नीशियम, Mg से हम डिनोट करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करती। क्या, ठंडे जल से क्रिया नहीं करती। मैग्नीशियम जो है ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा। और कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम, आपकी जिंक हो गई, और जैसे कुछ धातुएं हाँ आयरन हो गया, ये जो है ना ये ठंडे और ना गर्म, दोनों से नहीं, दोनों से ये नहीं करते न। देखो ये मैग्नीशियम जो है ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करेगी, और इससे जो पहले हमने पढ़ा उसके लिए चाहे ठंडा जल हो चाहे गर्म जल हो कोई मैटर नहीं करता, वो सबसे क्रिया कर लेगी। मैग्नीशियम की जब बात आएगी तो मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करेगा, गर्म से करेगा।
एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की बात आएगी तो ठंडे और गर्म दोनों से क्रिया नहीं करेगा। ये बात आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद कुछ और धातु हैं, जैसे लेड हो गया आपका, कापर हो गया, और क्या नाम, जैसे और कुछ धातु है जैसे हाँ और चांदी हुआ और गोल्ड हुआ। ये सब क्या है, ये जल से क्रिया ही नहीं करती, जल से क्रिया नहीं करती है। तो हमने क्या किया, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे आपको डिस्कस कर दिया। और एक बात कि मैं जो आपके पीछे अभ्यास दी गई है, अभ्यास में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अभी पहले मैं पूरा लेक्चर कवर करने के बाद उसको भी आपको सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करवा दूंगा कि आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। उसको मैं मतलब पेपर में आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी उसको दिला दूंगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।